So let's start with question number 31. Ionization potential of hydrogen atom is 13.6 keV. Hydrogen atoms in the ground state are excited by monochromatic radiation of photon energy 12.1 eV. According to the Bohr, the spectral lines emitted by hydrogen will be. अब ऐसा है, first of all you should know what do they mean by ionization potential. तो हाइड्रोजन एटम बोला है, you already know कि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है in the first orbit. So ionization energy is the total energy required to remove this electron from that orbit. इसका मतलब ये भी होता है कि जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, मतलब दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट. तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट ऑर्बिट. इसका मतलब जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है उतना ही एनर्जी लगेगा. सो इन शॉर्ट दे आर ट्राइंग टू टेल यू बाय टेलिंग यू कि 13.6 eV एनर्जी है, मतलब वो आपको बता रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है. सो यू नो दैट एनर्जी इज E1, दैट इज 13.6, राइट. देन hydrogen atom in the ground state are excited by monochromatic radiation of photon energy 12.1. You already know the higher orbits of hydrogen atom, they are empty. So when I give energy to this electron, monochromatic radiation on the incident here, this electron is excited from first orbit to higher orbit. We don't know कि कौन सी orbit में है, second orbit में गया, third में गया, fourth में गया, we don't know. तो हम पहले फाइंड कर लेंगे, क्योंकि फोटोन का जो एनर्जी है EP ये आपको दिया है 12.1 eV. ओके, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा. देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in excited state is. Excited state में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा. So the energy of electron in excited state is the difference of these two energies. Okay, so you have delta E is equal to EP minus E1, that is 12.1 minus 13.6 eV. मतलब energy of electron in that particular orbit is minus 1.5 eV, right? But energy of electron in any orbit, nth orbit, is minus 13.6 by n square eV. So इन दोनों को इक्वेट कर दो. Therefore from one and two, what you have is minus 1.5 equal to minus 13.6 by n square. मतलब n square is equal to 13.6 by 1.5, that is equal to 9 roughly. Okay, so n आपको मिल गया 3. अब कितने स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट होंगे वो आप विजुलाइज भी कर सकते हो या फिर एक फॉर्मूला भी है. तो आई विल टेल यू बाय विजुलाइजेशन एंड बाय फॉर्मूला. मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है. अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो ट्रांजिशन कैसा होगा? सीधा 3 to 1, 1 स्पेक्ट्रल लाइन, 3 to 2, 2 to 1. तो टोटल 3 स्पेक्ट्रल लाइन इमिट हो सकते हैं, राइट. इन दिस केस टोटल यू मे गेट 3 स्पेक्ट्रल लाइंस. तो ऑप्शन इज बी. इसका फॉर्मूला भी होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला भी होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. So you have a formula for number of spectral lines, that is n into n minus 1 by 2. n is orbit. कौन सी ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन? थर्ड ऑर्बिट में. 3 minus 1 by 2. तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 बचेगा. आंसर इज 3. ओके, तो what is the idea behind this question?
आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल के मतलब को क्या दिया हुआ है? तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, फिर हमने इस पर फोटोन इंसिडेंट किया और वो फोटोन का एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू विच ऑर्बिट वी डोंट नो। तो पहले वो फाइंड करना पड़ेगा कि फोटोन का एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में गया। तो हाउ डू यू डू दिस? एनर्जी डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट में जितना एनर्जी है और जितना फोटोन का एनर्जी है वो यहाँ पर डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको। यू विल गेट -1.5, बट अकॉर्डिंग टू बोर्स theory, energy of electron in any orbit of hydrogen atom is -13.6 by n square। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जिस किसी ऑर्बिट में गया होगा वहां पे उसका एनर्जी होगा -13.6 by n square। तो एनर्जी डिफरेंस -1.5 को आप -13.6 by n square से इक्वेट कर लो, आपको n मिल जाएगा। सो नाउ यू नो कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में है? थर्ड ऑर्बिट में है। तो थर्ड ऑर्बिट से जब ट्रांजिशन होंगे तो 3 to 2, 2 to 1 या डायरेक्टली 3 to 1, तो तीन स्पेक्ट्रल लाइंस, अदरवाइज यूज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। डन। क्वेश्चन नंबर 32। Two nucleons are at a separation of 1 Fermi। 1 Fermi मतलब 10 power -15 meter। The net force between them is F1। If both are neutrons, F2 is, just a minute, there's something which I need to see. Anyways, two nucleons are at a separation of 1 Fermi। हमारे पास दो न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन कैन बी either proton or neutron। okay, so both the nucleons are at a distance of 1 Fermi। 1 Fermi is 10 power -15 meter। The net force between them is F1 if both are neutron। okay, अगर दोनों न्यूट्रॉन हुए तो इन दोनों का जो फोर्स है that is F1। okay, F2 if both are proton। अगर ये दोनों के दोनों प्रोटॉन हुए तो the force is F2। force is F2। okay, if one is proton and the other is neutron, okay, then so F3 is the force when one of them is proton and other is neutron। तो ऐसा क्वेश्चन है। सेपरेशन इज फिक्स्ड। आपके पास दो न्यूक्लियॉन्स है। यू नो न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। तो दोनों अगर न्यूट्रॉन है तो फोर्स F1 है, दोनों प्रोटॉन है तो फोर्स F2 है। एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है तो फोर्स F3 है। एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन forces। so it is quite obvious कि आपको पता होना चाहिए, you should know nuclear force first of all is strongest force in nature, क्योंकि otherwise प्रोटॉन में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यू नो प्रोटॉन बोथ बीइंग पॉजिटिव चार्जेस शुड रिपेल ईच अदर, but when they are very close, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कूलम्बिक फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स स्टार्ट्स डोमिनेटिंग व्हेन दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। न्यूक्लियर फोर्स स्टार्ट्स डोमिनेटिंग, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दिस। okay, so these are the strong forces of attraction which hold together the nucleons। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, एक न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को साथ में होल्ड करके रखने वाला जो फोर्स होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, सो दिस इज समथिंग यू शुड नो। एंड न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इट एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड आल्सो इट एक्ट्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूक्लियॉन्स में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता ही है। सो बेसिकली द आइडिया इज चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, इन सब में न्यूक्लियर फोर्स होता है। ओके, सो न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज देयर, राइट। गुड। सो अब प्रॉब्लम क्या है? अगर ऐसा है
You see, the issue is न्यूट्रॉन 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 मतलब एज यू नो कि न्यूट्रल चार्जेस है वहां पे, देयर इज नो चार्ज, नो नेट चार्ज। मैं नो नेट चार्ज इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर आल्सो मेड अप ऑफ क्वार्क्स। सो न्यूट्रॉन पे टोटल चार्ज 0 जाता है, प्रोटॉन पे टोटल चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। द थिंग इज, if you think force F1 between neutron and neutron is only strong nuclear force, okay? So मैं ऐसे लिखता हूँ force pair type of force, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। फोर्स हमारे पास F1 है, पेयर है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का, टाइप ऑफ फोर्स ओनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, क्योंकि यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स तो एक्ट करेगा नहीं, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स एक्ट किसमें करता है, चार्जेस में। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है नहीं, तो दैट इज व्हाई नो कूलम्बिक फोर्स एक्ट्स हियर। फोर्स F2 प्रोटॉन 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 पेयर है, बोथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड कूलम्बिक फोर्स एक्ट्स। तो यहाँ पे दोनों ही फोर्सेस एक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स, ओके। F3 is between neutron and proton, so only strong nuclear force acts, right? So obviously न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर में न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो रिपल्सिव फोर्स तो वहां पे है नहीं। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो दोनों प्रोटॉन को साथ में रखने की कोशिश कर रहा है, और रिपल्सिव फोर्स कूलम्बिक जो दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। मतलब F1 और F3 का स्ट्रेंथ सेम होगा, लेकिन F2 थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो F1 इक्वल टू F3 बट बोथ आर ग्रेटर देन F2। कहाँ गया ऑप्शन नंबर सी। मैं वापस समझा देता हूँ, क्वेश्चन इजी है। आपको 3 पेयर दिए हैं, आपको बोला है एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, उन दोनों में फोर्स F1 है, एक प्रोटॉन प्रोटॉन है, उन दोनों में फोर्स F2 है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, उन दोनों में फोर्स F3 है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन F1 F2 एंड F3, ऐसा आपको पूछा है। देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होगा, ओनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विल एक्ट, ओके। मतलब सिर्फ अट्रैक्शन है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो सिर्फ अट्रैक्शन है, यहाँ पे रिपल्शन नहीं है। देयर इज नो रिपल्शन बिकॉज यू नो, आपको पता है कि यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स नहीं है। कूलम्बिक फोर्स रिपल्शन का, रिपल्सिव फोर्स होने के लिए चार्ज होना चाहिए, ये चार्ज यहाँ पे है नहीं, देयर इज नो चार्ज हियर। So this is first thing that you should know. And when you talk about neutron proton pair, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर में न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, नो चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिव। वापस से यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। मतलब F1 और F3 तो इक्वल हो गए। अब ये F1 और F3 F2 से स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो देखना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? तो F2 जो फोर्स है, इट इज फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स और कूलम्बिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स दोनों ऐड करेंगे। तो समवेयर रिपल्सिव फोर्स, कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स को थोड़ा सा कम कर देगा, इफेक्ट कम कर देगा। सो F2 का स्ट्रेंथ कम होगा F1 और F3 के कंपैरिजन में। So this is how you are supposed to solve this question. Next question, wavelength of first line in Lyman series lambda, the wavelength of first line in Barnard series is। वैसे हमने ये क्वेश्चन किया है ऑलरेडी, बट स्टिल वी विल डू इट अगेन। तो 1 by lambda इक्वल टू r 1 by p square minus 1 by n square। तो फॉर Lyman series, for Lyman series you already know, फर्स्ट लाइन के लिए p की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2,
तो 1 by lambda is equal to r 1 minus 1 by 4, 1 by 2 square is 1 by 4, तो ये आ जाएगा 3r by 4, राइट, मतलब लैम्बडा आ जाएगा 4 by 3r। ये लाइनमैन सीरीज का पहला लाइन है। सिमिलरली फॉर बाल्मेर सीरीज, first line is obtained when there is transition from n equal to 3 to p equal to 2. So 1 by lambda b is r 1 by 2 square minus 1 by 3 square. So this is equal to r 1 by 4 minus 1 by 9. So this is r 9 minus 4 is 5 by 36. So ये आ जाएगा 5r by 36. Okay. Therefore, you have lambda b is equal to 36 by 5r. Right? आपको पूछा है if this is lambda, then what is first line of Balmer series is in terms of lambda. In terms of lambda निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो lambda b by lambda l दोनों को डिवाइड कर दो. So this is 36 by 5r upon 4 by 3r. r गया, 1 जा और ये 9 जा, तो ये आ जाएगा 27 by 5. So which means lambda b is 27 by 5 times of lambda. Option number C. Done. Next question. If 8 gram of a radioactive substance decays into 0.5 in 1 hour, then the half-life of the substance is? Well, ये जो क्वेश्चन है, this can be done in two ways. Okay, मैं आपको एक स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बता दूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि हाफ लाइफ पीरियड में क्या होता है. हाफ लाइफ पीरियड में क्वांटिटी हाफ हो जाता है. अगर 8 ग्राम है तो एक हाफ लाइफ के बाद सब्सटेंस कितना बचेगा? 4 ग्राम. सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 4 का 2 हो जाएगा. तो इनिशियल क्वांटिटी आपके पास 8 ग्राम है. ओके, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, मैं इसको n बोल देता हूं, स्मॉल n इज नंबर ऑफ हाफ लाइव्स. क्वांटिटी लेफ्ट मतलब n. ओके, तो एक हाफ लाइफ के बाद 8 ग्राम का 4 ग्राम. ओके, राइट, एक हाफ लाइफ के बाद. दूसरे हाफ लाइफ के बाद 2 ग्राम. तीसरे हाफ लाइफ के बाद 1 ग्राम, राइट, एंड चौथे हाफ लाइफ के बाद 0.5 ग्राम. तो टोटल 4 हाफ लाइफ के बाद 0.5 ग्राम क्वांटिटी बचेगा. ओके, 4 हाफ लाइफ के बाद, राइट. तो ठीक है, यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ टेबल आल्सो, और यू कैन हैव अ फॉर्मूला. तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स तो मिल गए. Well, by the way, this kind of questions you have to be little careful क्योंकि confusion create होता है यहाँ पे. You should know formula. n by n0 is equal to 1 upon 2 raised to n. This is something that you should know. Where n is number of half lives, and that n number of half lives is equal to. ये आपको पता होना चाहिए कैसे फाइंड करते हैं, because if you are able to find this out, then question is solved. Okay, तो अब वैसे just by reasoning ऑप्शन बी आएगा, हमको पता है, क्योंकि 8 ग्राम ओरिजिनल अमाउंट था. 8 ग्राम ओरिजिनल अमाउंट था. ओके, और 1 घंटे में उसका 0.5 रह गया. 8 ग्राम का 1 hour में 0.5 ग्राम रह गया, तो 15 minutes is half life. This is something you should know. But in any case, what is given to us is, हम लोगों को ओरिजिनल क्वांटिटी दिया है 8 grams, हमको फाइनल क्वांटिटी दिया है 0.5 grams, राइट. बट तो यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स. तो यहाँ से आप बोलोगे 0.5 upon 8. You are just substituting values here. That is 1 by 2 raised to n. Okay, 0.5 मतलब 1 by 2 है ना. 0.5 मतलब 1 by 2 by 8. तो ये आपका आ जाएगा 1 by 2 raised to n.
ऐसा आ जाएगा। तो दिस इज 1/16, 1/2 raised to n, 1/16 is 2 raised to 4। तो आप कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा n equal to 4। टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज 4। बट यू शुड नो अ फॉर्मूला विच इज नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, number of half lives n is total time by t half, total time by t half ये फॉर्मूला है। therefore t half is equal to total time by number of half lives। total time कितना था 1 hour मतलब 60 minutes अपॉन हाफ लाइफ कितने हैं 4 मतलब 15 minutes is half life time। okay, so first of all you should know this formula। n is the quantity at a given instant of time। अभी कितना क्वांटिटी है उसकी बात करो। n0 what was initial quantity, तो हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी 8 ग्राम था और n क्वांटिटी लेफ्ट वाज 0.5 ग्राम। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 raised to n where n is number of half lives। तो पहले आप n फाइंड कर लो। just put values 8 gram, 0.5 gram, solve, you get number of half lives 4। but number of half lives is total time by half life time, t half। so t half is t upon n, t is 60 minutes, 60/4 is 15 minutes। तो ये आपको मिल गया ऑप्शन नंबर, राइट। ये लॉजिकली भी सॉल्व हो सकता था बट एनीवेज दिस इज अ बेटर वे टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एनर्जी is evolved during which of the following transition? Maximum energy is evolved during which of the following transition? So you know energy difference, right? En minus Ep is hc by lambda, right? okay, तो जब मैक्सिमम एनर्जी कब इवॉल्व होगा, जब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लाइंस इज द मिनिमम। नाउ इफ यू रिमेंबर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, आपको अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में ट्रांजिशंस जो हमने दिखाए थे उसमें एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आपको याद होगा तो इफ यू रिमेंबर दिस, जैसे जैसे हायर एनर्जी की तरफ आप जाते हो, हायर ऑर्बिट्स की तरफ जाते हो, तो लेवल्स, एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस कम होता जाता है। दिस इज व्हाट यू शुड नो, दिस इज व्हाट हैपेंस। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट एंड सिक्स्थ ऑर्बिट, राइट। गुड। तो एक तो डायग्राम याद होनी चाहिए। अगर डायग्राम याद नहीं है तो भी ठीक है, बिकॉज अदरवाइज इफ यू डोंट रिमेंबर दिस इज आल्सो ओके, बट यू शुड रिमेंबर En is minus 13.6 by n square, right? And EP, energy of electron in pth orbit, is minus 13.6 p square। ये EV में है। तो delta E, maximum energy, is the difference in energy, okay? तो maximum energy evolved is the difference of energy। तो ये En minus EP आप जब करोगे तो minus 13.6 by n square minus plus 13.6 by p square। तो आपको मिल जाएगा 13.6 कॉमन 1 by p square minus 1 by n square। ये आ गया आपके पास डेल्टा ई। अब डेल्टा ई इस फैक्टर पे डिपेंड करता है 1 by p square minus 1 by n square पे। तो अलग अलग ट्रांजिशन के लिए देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो गलती है, n equal to 1 to 2 तो एनर्जी तो एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी इज नॉट इवॉल्व्ड बट एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे भी ये गलत है क्योंकि लोअर ऑर्बिट से जब हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, वो रिलीज करके नहीं जाएगा। तो ए और बी तो हो नहीं सकता। अब बात है सी और डी की। तो इफ आई पुट n equal to 2 and p equal to 1, क्योंकि 2 and 1, तो मुझे मिल जाएगा इस केस में डेल्टा E as 13.6
1/1 minus 1/4 आपको पता है ये ऑलरेडी यू नो दिस इज 3/4 13.6 into 3/4 13.6 का 0.75 है ना 75% of 13.6 so how much is this let me just make a quick calculation so this is just a minute 13.6 into 0.75 this is 10.2 okay वैसे आपको पता भी है ये but in any case n equal to 6 और p equal to 2 तो आपको मिलेगा डेल्टा E as 13.6 1 upon 2 square is 4 minus 1 by 36 तो ये आ जाएगा 13.6 you get this as 13.6 36 minus 4 is 32 upon 4 into 36 1 जा 8 जा okay 2 18 4 and 18 तो ये आ जाएगा आपका 2/9 तो 13.6 into 2/9 तो 13.6 into 2/9 2/9 ये आपका आता है 3.02 eV so maximum energy is evolved during n equal to 2 to n equal to 1 transition तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि when there is transition from higher orbit to lower orbit how much is energy released between given transitions A और B तो ऑप्शन हो नहीं सकता for obvious reason लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा रिलीज नहीं करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एनर्जी इवॉल्व बोला है मतलब हाउ मच ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इवॉल्व मतलब रिलीज्ड ओके तो हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड ऐसा आपको पूछा है राइट यू शुड नो दिस so then you know what is the formula for energy of electron in nth orbit and in pth orbit तो सिर्फ ट्रांजिशन देख लो En minus Ep put values of n and p that's it now okay so we are done with questions of last CET exam I will take some extra questions question number 1 third line of Balmer series of an ion equivalent to hydrogen atom has wavelength of 108.5 nanometer the ground state energy of an electron of this ion is सबसे पहले अब तक हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे राइट अगर आपको पता है हाइड्रोजन एटम में अगर मैं थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज बोलूं तो आप डायरेक्टली लिखोगे 1/λ इक्वल टू r 1 upon p square minus 1 upon n square राइट गुड क्योंकि हाइड्रोजन एटम में z की वैल्यू 1 होती है तो हम यहाँ पे z² लिखते ही नहीं है in reality this formula can be used for any atom now when you write z so z basically z² जब लिखते हो तो you can use it for any atom हाइड्रोजन के लिए यूज करोगे तो z की वैल्यू 1 लिखोगे that's it क्योंकि एक प्रोटॉन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1 in हाइड्रोजन एटम यहाँ पे बोला है the third line of Balmer series of an ion equivalent to hydrogen atom जैसे हीलियम एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया you know what is helium atom हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैंने एक रिमूव कर दिया तो ये हाइड्रोजन लाइक आयन हो गया हाइड्रोजन लाइक क्यों क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन Z की वैल्यू 2 है राइट तो यू कैन इवन मेक लिथियम एज हाइड्रोजन लाइक आयन क्योंकि लिथियम में 3 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में और मैंने अगर यू नो व्हाट इज लिथियम में पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन तीसरे में 1 सेकेंड ऑर्बिट में 1 टोटल 3 इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसमें से इसको डबली आयोनाइज कर देता हूं मतलब मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटा देता हूं तो 1 इलेक्ट्रॉन है पर Z की वैल्यू 3 है तो ये आ गया हाइड्रोजन लाइक आयन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम इन एनी केस तो आपको वेवलेंथ दिया हुआ है
You have been given wavelength 108.5 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू z स्क्वायर, वो फाइंड करेंगे हम लोग. वी हैव टू फाइंड व्हाट इज z वैल्यू. r की वैल्यू दी नहीं है बट नॉर्मली दी होती है, दैट इज 1.1 into 10⁻⁷. ओके, नॉर्मली दिया होता है. या फिर दिस वन मोर वे आउट, मैं और एक तरीका बता देता हूँ आपको, दैट इज इजियर वे. वो बहुत इजी होता है. तो ट्रिक्स भी आपको खुद को फाइंड करनी है. 1/λ इक्वल टू z स्क्वायर r. कौन सा लाइन बोला है आपको? थर्ड लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज. सो फॉर थर्ड लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज, बाल्मेर सीरीज में आपको पता है p की वैल्यू तो फिक्स है. ट्रांजिशन हमेशा सेकेंड ऑर्बिट पे ही होगा, सेकेंड ऑर्बिट पे ही होगा. 3 to 2 हुआ तो फर्स्ट लाइन, 4 to 2 हुआ तो सेकेंड लाइन, 5 to 2 हुआ तो थर्ड लाइन. थर्ड लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज, दिस इज थर्ड लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज, ये पता होना चाहिए. तो 1/2 स्क्वायर minus 1/5 square. So therefore 1/λ is equal to z square r 1/4 minus 1/25. So therefore you have 1/λ equal to z square r. 25 minus 4 is 21/100. Right? अब lambda is equal to, आपको चाहिए क्या? You want to have z स्क्वायर. ओके, तो ये आपका आ जाएगा, ऐसा करते हैं, z स्क्वायर चाहिए तो z स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा बाय r. ओके, 100/21. मैंने ऐसा इंटेंशनली लिखा है क्योंकि 1/r की वैल्यू रफली 912 एंगस्ट्रॉम होता है. तो 1/r इज 912 एंगस्ट्रॉम रफली. ओके, सो 912 एंगस्ट्रॉम होता है. दिस इज व्हाट यू शुड नो. तो z स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 108.5 नैनोमीटर 10 power something. Just a minute, let me check what is actual value of r. Alright, so there's just this correction कि ये नीचे मल्टीप्लाई होगा, that's it. 1/λ/r. Okay. So just put the values and solve. Now you have to just substitute values for lambda. So z square equal to, आपके पास ये जो वैल्यू है लैम्डा की वैल्यू 108.5 नैनोमीटर है 10⁻⁹, और r की वैल्यू दी नहीं है तो वो ले भी सकते हो या फिर इट्स सिंपल. तो r की वैल्यू 1.097 into 10⁻⁷ ऐसा आता है वो. यहाँ 100 है by 21. ओके, तो ये 10⁻⁻2 और ये 10⁻+7 मतलब 10⁻⁻2 बचेगा. 10⁻⁹ और 10⁻7 10⁻⁻2 बचेगा, वो ऊपर जाएगा. तो ऊपर ऑलरेडी 100 है और 10⁻2 मतलब वापस 100 आ जाएगा. और 21 भी है तो 21 भी है. 108 multiplied by 1.097, it is roughly 108.5 multiplied by 1.1, it is roughly 120. roughly इसको सॉल्व करना पड़ेगा. you have to solve this. Okay, so just solve this by yourself whatever it is. तो सॉल्व करो, you should get z value as 2. ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको z स्क्वायर इक्वल टू 4 मिलेगा, विच मीन z इक्वल टू 2 मिलेगा. मतलब हीलियम एटम में से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, z इक्वल टू 2 मतलब हीलियम एटम का न्यूक्लियस आ गया यहाँ पे, तो z मिल गया आपको. अब द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस आयन इज, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैसे निकालते हो? यू शुड नो द फॉर्मूला. En इक्वल टू माइनस z स्क्वायर 13.6 by n square. For ground state n equal to 1, therefore En, n की जगह पे 1, z की वैल्यू 2 है, 2 square is 4, 13.6 by 1. तो 13.6 multiplied by 4,
13.6 multiplied by 4 is 54.4 eV. So ground state energy is 54.4 eV. तो you should know first of all Rydberg formula. आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. आपको थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के ट्रांजिशन पता होने चाहिए. आपको R का वैल्यू 1.097 into 10 power 7 पता होना चाहिए. ये सब सॉल्व करने के बाद आपको Z की वैल्यू 2 मिल जाएगी. फिर आपको ये पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम इज minus Z square 13.6 by n square eV. तो Z की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे आप 2 एंड सॉल्व करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ of radiation that an electron causes in Bohr's hydrogen atom. Ratio of minimum to maximum wavelength of radiation that an electron causes in Bohr's atom. Okay, so यहाँ पे what you need to know is minimum के लिए और maximum के लिए transitions क्या होते हैं. मैंने अभी आपको बताया कि डेल्टा E एनर्जी डिफरेंस nth ऑर्बिट में एनर्जी माइनस pth ऑर्बिट में एनर्जी. यू ऑलरेडी नो दिस. सो आपको ये पता है कि यहाँ पे 13.6 1 बाय, अगर आपको नहीं याद है तो बता देता हूँ मैं. तो दिस इज माइनस 13.6 बाय n स्क्वायर. मैं z स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन एटम बताया है, अदरवाइज मैं यहाँ पे z स्क्वायर लिखता. आई एम नॉट राइटिंग. माइनस ऑफ माइनस 13.6 बाय p स्क्वायर. जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे तो वो इतना एनर्जी रिलीज करेगा इन ईवी. उन्होंने आपको पूछा है द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ. ओके, रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ. आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो. कैन डू इट बोथ वेज. एक तो एनर्जी फाइंड कर लो, एनर्जी डिफरेंस फाइंड कर लो, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्बडा. दिस इज वन वे आउट. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका है यू कैन डायरेक्टली टॉक इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इटसेल्फ. तो आपको पता है वेवलेंथ इज r 1 बाय p स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर. ऐसा भी कर सकते हो. ठीक. सो मिनिमम वेवलेंथ delta E is proportional to 1 by lambda. Lambda is proportional to 1 by delta E. जब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा तब वेवलेंथ मिनिमम होगा. एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा? इंफिनिटी टू 1 ट्रांजिशन पे. इंफिनिटी से 1 ट्रांजिशन पे, मतलब दैट इज कॉल्ड एज सीरीज लिमिट ऑफ लीवियन सीरीज, है ना. तो फॉर मिनिमम, फॉर lambda minimum, energy difference delta E must be maximum. और ये कब होता है? ये होता है that is for transition n equal to infinity to p equal to 1. तो 1 by lambda minimum is equal to r 1 by 1, क्योंकि p की वैल्यू 1 और n की वैल्यू इंफिनिटी. तो 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0. तो ये आ जाएगा आपके पास r. तो आपके पास लैम्बडा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय r, राइट. एंड फॉर लैम्बडा मैक्सिमम होने के लिए एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल यू कि याद रखो डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैसा आता है. डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैसा आता है. आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दिस. यू सी, तो लैम्बडा मैक्सिमम होने के लिए एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए. तो ये पता होना चाहिए. सो यू शुड नो दिस हैपेंस व्हेन p is equal to 1, n is equal to 2 to 1 ट्रांजिशन के लिए. तो 1 अपॉन लैम्बडा मैक्स is equal to r 1 by 1 minus 1 by 4. तो ये आ गया आपका 3r by 4. मतलब लैम्बडा मैक्स आपके पास आ गया 4 by 3r. आपको रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है, तो ये आ जाएगा आपका 1 by r अपॉन 4 by 3r.
आधा cancel to 3 by 4 option number C. This is what you will have. ऐसा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सिंपल सा क्वेश्चन था extremely simple question, right? Okay, so that marks the end of this particular chapter. So we'll stop here, and from tomorrow, I mean next session, we'll start with new chapter, that is semiconductors.